सभी जन को राम राम जी। मैं हूं मेघा मिश्रा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं सीबीएसई और अदर एजुकेशनल जितनी भी अपडेट्स हैं उन सब चीज़ों को लेकर, चाहे कोई भी एग्जाम हो आंसर की, या फिर हो कोई स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड नई पॉलिसी अपडेट, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, या फिर हो कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी या फिर कॉम्पिटिशन। तो भाई इतनी सारी अपडेट्स जब मैं लेकर आ रही हूँ तो जो सीटेट का अभी एग्जाम लेटेस्ट हुआ है 21 जनवरी को, उसकी आंसर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों ने की थी, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और जल्द ही आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लेके चल रहे हैं आपको पेपर 1। मेरे पास एक सेट एल सीरीज़ का ये पेपर है, तो जिन लोग का एल है आप उससे मैच कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं, सब में ऊपर नीचे होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी आंसर की पूरी जनरेट कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी सेट के हैं। ठीक है, तो सेट एल का ये मेरे पास पेपर है। तो चलिए चलते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड हमारे पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? अब रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि क्रिएटिव इवैल्यूएशन से है। मतलब ये कि मूल्यांकन में भी अगर आप कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नहीं माना जाएगा में क्या आएगा, लेट्स सी। पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आंसर भाई ऐसा ही हमारा चला गया, क्योंकि यहाँ पे बोला जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो ये तो रचनात्मक मूल्यांकन एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है हमारा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये कि एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, है ना। अब दूसरा अगर हम देखें, छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में ये भी सही है कि भाई एक नई अवधारणा को विकसित करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। मतलब ये कि अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर कोई ये प्रतिपुष्टि चाहते हैं या फीडबैक बच्चों से चाहते हैं तो भी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब चौथा भाई एक बार हम देख लेते हैं। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक के पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड उसके जो आपने एक क्वेश्चन क्विज रख दिया, तो ये जो क्विज रखना या एक मार्क सेट करना पूरी तरीके से और उसको एक फिक्स्ड कर देना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है, वो नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया नंबर 4। जिन लोगों ने फोन नंबर लगाया भाई खुश हो जाइए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि का जो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है उसके अनुसार नेक्स्ट पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिलाकर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में इसमें पूछ रहे हैं कि कैसे ये जो है इनमें से कौन सा सही बैठ रहा है। बिल्कुल, तो स्थानिक में आप देख सकते हैं, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने का नहीं होता, अंतर्वैयक्तिक खुद को समझने का होता है। ठीक है, तार्किक गणितीय में नृत्य कीड़ा कैसे आ जाएंगी, ये तो अगर लॉजिकल है तो नृत्य वगैरह म्यूजिक वगैरह इसमें आ ही नहीं सकता। फोर्थ में अगर हम देखें, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में आ गया ये, कंपोजिशन स्किल्स, तो ये म्यूजिकल में ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि प्रदर्शन, रचना, संगीत ये सब आर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, आर्ट के सारे फॉर्म्स हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर हो जाता है 4। पर इन्होंने ये जो बच्चा जिसका मुझे पेपर मिला है, इन्होंने 2 नंबर लगाया, तो इनका तो वही रॉन्ग ही हो गया। चलो कोई ना, 333 वाले क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के आरोपण, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी को मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, अगर आपने इसको किसी को मोटिवेशन दिया तो मोटिवेशन का जो कहीं ना कहीं आपको जो बेहतर प्रदर्शन मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, आरोपण जो सिद्धांत है उसके हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। मतलब असफलता और सफलता दोनों के लिए आपको बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई दूसरा आपसे कहता है तभी आप मोटिवेट होते हैं। सेकेंड, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण
और असफलता के लिए बाहरी आरोपण, तो भाई ये भी गलत हो जाता है कि ये कैसा अजीब सा पॉइंट है कि सफलता के लिए हमको अंदर मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और असफलता के लिए बाहर वाला कोई भी हमें डीमोटिवेट करता है तो हम असफल हो जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया एक तरीके से। थर्ड वाला देखते हैं, सफलता के लिए बाहरी आरोपण, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो उसके लिए आपको लगता है कि बाहर वाला कोई हमें मोटिवेट करे, और असफलता के लिए आपको लगता है कि अंदर वाले हम खुद को डिमोटिवेट करते हैं, ये भी गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ये बिल्कुल सही सटीक आंसर है, क्योंकि जब तक आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक ना तो आप असफल हो सकते हैं ना ही सफल हो सकते हैं। तो ये जो है आंसर एकदम सटीक बैठ रहा है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा ये ब्लर फोटो आया पर कोई ना जी, मैं आपको पूरा सही सही बताऊंगी। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरीके का तर्क देते हैं? मतलब ये कि रस्सी कूद रही थी एक अरु नाम की बच्ची, वो आउट हो जाती है क्योंकि उसके पैर में लग जाती है, पर वो किसको दोष देने लगती है? रस्सी को दोष देने लगती है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया है, वो खुद से आउट जो है नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी स्टेज में है? तो देखिए ये 4 स्टेजेस जो हैं दी हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे आसान इसीलिए था क्योंकि जो जीन पियाजे जो है उन्होंने जो स्टेजेस दिए हैं उनमें सबसे पहली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व चलन अवस्था। और जब इस तरीके का बच्चा जो है बात कराए कि भाई रस्सी ने उसे आउट किया, मतलब ये कि वो रस्सी मतलब एक अमूर्त वस्तु और मूर्त वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, वो नहीं पहचान पाता कि जो है जानबूझकर जो चीज़ें की जाती हैं वो इंसान कर सकते हैं, है ना, वस्तु नहीं कर सकती। तो मतलब उसे इस चीज़ का बोध नहीं है, मतलब बहुत बहुत वो एकदम प्राइमरी स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये कहा जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह दर्शाता है कौन सा विकास? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर है सूक्ष्म पेशीय कौशल। सूक्ष्म पेशीय कौशल मतलब फाइन मोटर स्किल्स। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है फाइन मोटर स्किल्स से पहले बच्चे क्या करते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब ये कि वो पहले अपने बड़े जो अंग है, उनकी बॉडी का जो बड़ा अंग है उस पर पहले काबू पाते हैं, बाद में जाके वो अपनी छोटे वाली जो ऑर्गन्स हैं उन पर काबू पा पाते हैं। भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, तो बच्चा पहले अपने दिमाग पे काबू पाएगा, है ना, फिर अपने हाथ पे काबू पाएगा, और हाथ पे जब वो काबू पा लेगा उसके बाद वो अपनी उंगलियों पे काबू पाएगा। तो इस दिशा में विकास चलता है, और इस विकास को हम कहते हैं एक तरीके से समीप दूराभिमुख या प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो आंसर सही हो जाता है। इन्होंने चौथा लगाया तो इनका तो भाई गलती हो गया, कोई ना जी। सिक्स्थ क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाला सबसे पहले तो आप देख लीजिए प्रतिक्रिया सेट, रिस्पॉन्स सेट। प्रॉब्लम सॉल्विंग को नहीं बढ़ावा देगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक रिस्पॉन्स करने का एक बिहेवियर हो गया या इस तरीके से। पर प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस तरीके से आप बढ़ावा कैसे देंगे? फंक्शनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक स्थिरता, भाई जहाँ स्थिरता आ गई तो वहाँ बढ़ावा तो आप दे ही नहीं सकते। ठीक है, निष्क्रिय अनुसरण, जब निष्क्रिय है तो अनुसरण करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आ जाता है अपसारी चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग दिशाओं में अगर आप सोच रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप एक प्रॉब्लम को लेके अलग अलग दिशाओं को में सोच रहे हैं तो कोई ना कोई एक दिशा आपको ज़रूर ऐसी मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी। तो इसलिए इसका जो आंसर बन जाता है वो हो जाता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। 7th वाले में देख लेते हैं जी, 7th वाले का आंसर क्या है? तो पहला कथन हम पढ़ लेते हैं। कथन में कुछ इस तरीके से दिया गया है कि बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ठीक है, बच्चा जो होता है वो अलग अलग संस्कृति में, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कल्चर डिफरेंस में अगर आप देखें थोड़ा सा कि कल्चर डिफरेंस क्या होता है, तो आप खुद का देख लीजिए, ठीक है, और आप एक ऐसे बच्चे का कल्चर देखिए जो कि विदेश में पला बड़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, हम लोग क्यों कहते हैं कि जो अमेरिकन्स होते हैं या हमारे देश के बाहर के जितने भी जो इंग्लिश स्पीकिंग जो देश हैं, उनके बच्चे ऑलरेडी उनके माता पिता
भाई बहन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादी माँ, उनके पूरे वातावरण में सारा चीज़ जो है इंग्लिश में चल रहा है, तो भाई वो सीखते ही इंग्लिश है। हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा उनके आसपास जो भी लैंग्वेज चलेगी, तमिल चल रही है तो बच्चा तमिल सीखेगा पहले, हिंदी चल रही है तो हिंदी सीखेगा पहले, है ना। तो इस हिसाब से कल्चर जो है वो अनुभव, वो अलग अलग जो है अनुभव किया जाता है बच्चों के द्वारा। फिर इसके बाद कारण इसका कारण बताया गया है कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, उनका विकास डेवलपमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, चाहे किसी भी कल्चर में बच्चे का जो है परवरिश हुई हो। तो 7th का जो आंसर होगा वो है ए सही है, लेकिन आर गलत है। अब आ जाते हैं हमारे आज के 8वें प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो किस प्रकार संसाधित होता है भाई? इसका सेकंड वाला आंसर आप देख सकते हैं, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करता है। जब शिक्षक जो है क्या करता है, एक ऐसी अवधारणाओं को जो बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए, उनको बताने के लिए ठोस उदाहरण, एग्जाम्पल्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का जब यूज करता है, तब जाके जो है जो विकास किस जो है ठीक तरीके से संसाधित हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे आज के 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो पहला देख लीजिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये सही है। सेकंड, छात्र के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। स्टैंडर्ड जितने भी इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, उसको गलत ही माना गया है आजकल के हमारे जो एजुकेशन सिनेरियो है उसमें। छात्रों को अपने शिक्षक को ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत चला गया। 4th अगर हम देखें, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल सही चला गया कि लर्निंग जितनी सीखना, अधिगम जो है हमारा वो प्रामाणिक कार्यों पर, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को उसका प्रूफ देंगे तो ज़्यादा अच्छे से आसानी से अधिगम हो सकता है। अब आ जाते हैं हम आज के 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न हमारा कथन कहता है, अगेन कथन और कारण दिए हैं और हमें इनके बीच में रिलेशन जो है वो बताना है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को, मतलब उनका जो कल्चरल नॉलेज है उसको उनको उचित स्थान देना चाहिए। किसको? करिकुलम को या विद्यालय पाठ्यक्रम को। ठीक है, बच्चे जहाँ से आते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसका भी उतना महत्व होना चाहिए करिकुलम में। विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। अब ये देखिए, दोनों इंटरकनेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं। पहले तो इन्होंने कथन दे दिया है कि भैया करिकुलम में जो उनकी सांस्कृतिक, जो उनकी पृष्ठभूमि है उसको भी शामिल करना चाहिए। फिर उसका प्रॉपर कारण दिया है कि क्या होता है उससे, तो उनकी सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है और सीखने की प्रक्रिया भी सुगम बनी रहती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार दूसरा नंबर का जो आंसर है वो एकदम सही हो जाता है। अब आ जाते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। 11 अगर आप देखें कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन किस तरीके से आता है? तो अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है तो बिल्कुल नहीं, मोटिवेशन कभी भय से नहीं आ सकती। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, भाई कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म आ सकती है पर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं आ सकती। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, व्यक्तिगत आनंद मतलब उससे हमें खुद को खुशी मिल रही है, हाँ भाई ये कुछ हो सकता है, तो इसको हम अभी लेके रखेंगे इसको रिव्यू के लिए। 4th आ जाता है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से जेलस जो है या जलन की भावना आ सकती है या कुछ देर के लिए मोटिवेशन आ सकती है, अगेन वो लॉन्ग टर्म नहीं है। तो फिर से हम आ जाते हैं हमारे तीसरे आंसर पर। तीसरे नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो पहला कथन हम पढ़ लेते हैं, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये एक प्रोसेस नहीं है। ये कह रहा है कि ये एक प्रोडक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शंस में दिया हुआ है। दूसरा है, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। अगर बच्चे को ABCD आती नहीं है और आप ये सोच रहे हैं बच्चे को ABCD नहीं आती है इसका मतलब वो कभी पढ़ेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। आप जो चीज़ किसी भी बच्चे को सिखाएंगे वो चीज़ वो उतने बेहतरीन तरीके से सीखेगा अगर आप अच्छे से सिखाएंगे, तो ये तो गलती हो गया। थर्ड चीज़, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, तो ये भी गलत हो जाता है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। समाज
का जो है अधिगम से पूरा द्वारा संसाधित होना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पहला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, एक प्रक्रिया है अपितु एक उत्पाद है। ठीक है, प्रक्रिया नहीं है, एक उत्पाद है। 13 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखें तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि अभी हमने प्रॉक्सिमो डिस्टल के बारे में पढ़ा था ऊपर, तो ये देखिए सीधा सीधा दूसरा आंसर चला जाएगा कि अंग हाथों पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, तो अंग पहले बढ़ेंगे भाई, बड़ी चीज जो है वो पहले बढ़ेगी, बाद में जो है फाइन छोटे छोटे अंग वालों पर हम चलते जाते हैं। अब आ जाते हैं 14th वाले क्वेश्चन पे। तो 14th कहता है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। ठीक, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। इफेक्टिव फीडबैक, फीडबैक बच्चों से लेना कैसे, उसका क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सामयिक और विशिष्ट होती है, टाइमली होती है, स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल नहीं होती, कभी भी आप फीडबैक ले सकते हैं। ये केवल कार्य के अंत में दी जाती, बिल्कुल नहीं, बीच में भी आप फीडबैक ले सकते हैं। ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती, बिल्कुल नहीं, ये एक तरीके का सर्वे भी हो सकता है। ये व्यापक और सामान्य होती है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। 15वें प्रश्न पर अगर हम चलें तो 15वां प्रश्न हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैकल्य यहाँ पर आ जाता है कि डिसलेक्सिया, मतलब जहाँ पर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको डी का बी दिखाई देगा, है ना, ई का उसको ऐसा दिखाई देगा, उल्टा ई दिखाई देगा, है इस तरीके से वो जो है पढ़ नहीं पाता है ठीक से, उसको दिक्कत होती है। तो अब क्या इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। तो स्थानिक समझ, जानकारी में कठिनाई, भाई स्थानिक समझ का तो कोई रिलेशन ही नहीं है डिसलेक्सिया से। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है या जो डिसलेक्सिया है जिस बच्चे को, वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, बिल्कुल ये एकदम सही चीज़ है, क्योंकि शारीरिक में भी उनका सही रहता है, तो शारीरिक बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई उनको फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में होता है। जैसे कि अगर आपने उनसे बोल दिया कि आपको लिखना है बैग, तो हो सकता है वो लिख दें डैग। ठीक है, आपने उनसे बोल दिया गॉट, हो सकता है वो लिख दें बोट। तो उनको क्या है कि सुनने में और समझने में थोड़ा सा मतलब उनका कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती है। आपने बोला सी, वो लिख देंगे ई, आपने बोला बी, वो लिख देंगे डी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है और लिखने में भी जनरली उनको थोड़ा सा, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, इसीलिए उनको दिक्कत होती है। अब आ जाते हैं 16th पे कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना लाभ ही देखते हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें बच्चे सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, वो पीयर जो है अपना एक ग्रुप नहीं बना पाते हैं, बस खुद के अंदर केंद्रित रहते हैं। तो ये कौन सा स्टेज होता है। पहले स्तर के दूसरे चरण में ऐसा होता है, ये सही आंसर है, पहले स्तर के दूसरे चरण में। अब आ जाते हैं 17वें पे कि निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। आलंबन के उदाहरण, आलंबन में आप देख सकते हैं स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि इस तरीके से, जैसे मान लीजिए बच्चा इतना पढ़ रहा है, पर उसको पढ़ना कितना है, इतना पढ़ना है। अब पढ़ना इतना है, मतलब उसे सीखने अधिगम उसका दायरा इतना, पर वो कर इतना पा रहा है। तो हम लोग जो उसको सपोर्ट देते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं यहाँ से यहाँ तक कवर करने में, इसी को हम बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग। तो स्कैफ फोल्डिंग में अगर देखें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम स्कैफ फोल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। बोलकर सोचो, है ना, ये बहुत क्रिएटिव है। संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो कुल मिलाकर ये 4 सही है। 4 आपको कहाँ दिख रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में, इन्होंने 2 लगाया, इनका गलत हो चुका है। कोई बात नहीं जी। 18वें प्रश्न पर हम चलते हैं कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। ठीक है, किस बात की वकालत करते हैं ये हमको देखना होगा। प्रत्याहार और दोहराव के चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर। शिक्षार्थी दूसरों के निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त कर, बिल्कुल नहीं, सक्रिय से करते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये आ गया पॉइंट आपका, ये बिल्कुल सही है कि जो सामाजिक संरचनावादी विचार है वो भी यही कहते हैं कि शिक्षार्थी जो होते हैं वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आज के 19वें क्वेश्चन पर। 19वां हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, बिल्कुल गलत हो गया। संज्ञान और भावनाएं आपस में रिलेटेड है।
भावना और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही, तीसरा ही एकदम सही प्रश्न का उत्तर आपके हो जाएगा। अब ये देखिए आज का हमारा जो है 20वां प्रश्न कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि कोहलबर्ग तो ये कहते थे कि अगर उनका परिणाम अच्छा हुआ तो वो समझेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, और अगर बुरा हुआ तो वो समझेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है और इसको गलत को बदला नहीं जा सकता है। ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल गलत ही हो गया है, नीचे वाला सेंटेंस ने बिल्कुल पूरा थ्योरी जो उसको रॉन्ग साबित कर दिया है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका जो है रॉन्ग हो गया। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पर अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, बिल्कुल गलत ये हो गया है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो सत्य तो पहली बात तो दोनों हैं ही नहीं, तो ये यहीं कट हो गया। ए और आर दोनों सत्य हैं, सत्य दोनों नहीं है, फिर से कट हो गया। ए सत्य है, ए भी सत्य नहीं है, लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर ये जो है इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो बैठ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखना चाहिए। आंसर की आते ही ये शायद हमको क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। मतलब इन दोनों स्टेजेस को कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो बिल्कुल अलग अलग करती है। ठीक है, क्या करती है? वस्तु स्थायित्व नहीं जी, बिल्कुल दोनों में रहता है ये तो। इंद्रियों का समन्वय दोनों में रहता है। परिकल्पित हाइपोथेटिकल रीजनिंग ये दोनों में ही नहीं रहती है। अब एक ऑप्शन आ जाता है विकेंद्रण। ऐसे अलग होता है विकेंद्रण कि जो पूर्व संक्रियात्मक जो बच्चे होते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे होते हैं, वो विकेंद्रण नहीं कर पाते हैं और ये बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनमें अलग है। अब आ जाते हैं 22वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है? तो पहला ही आंसर आपको मिल जाएगा, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। बाकी सब ये सही है, यही अकेला गलत है। तो कुल मिलाकर हमारा जो सही आंसर है वो हो गया नंबर 1, क्योंकि इसमें लिखा है सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 पर हम आते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो किस पहलू में की जाती है? संज्ञानात्मक विकास के पहलू में। 24वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं वो सबसे ज्यादा मूल्यांकन गंभीर रूप से उनका करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अगर आप बना देंगे, अगर आपने एमसीक्यू बना दिया तो एमसीक्यू में भाई सीधा सीधा एक आंसर होगा, उससे आप मूल्यांकन इवैल्यूएशन बच्चों का पूरी तरीके से कर ही नहीं पाएंगे। पर अगर आपको ठीक से मूल्यांकन करना है तो कहीं ना कहीं आप बच्चों की व्यक्तिगत राय पूछें कि अगर ऐसा है तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में, तो उससे आपका इवैल्यूएशन बच्चों का बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलते हैं आज के 25वें प्रश्न पर। अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। देख लेते हैं क्या क्या आंसर्स दिए हुए हैं। अपसारी चिंतन मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और अभिसारी चिंतन गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इससे कोई मतलब नहीं है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन जो होता है वो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में जब आप सोचते हैं तो बहुत सारे उत्तर आपको मिलते हैं। और कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन जो होता है एक सही समाधान पर स्थिर है, ये बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया सेकंड वाला। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं, क्या प्रस्तावित करते हैं? स्वनियमन के लिए। तो ये तो भाई सीधा सीधा आंसर हो गया आपके पास कि निजी वाक। ठीक है, अब आ जाते हैं 27वें प्रश्न पर। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ये आंसर आपका सही आंसर बैठ जाता है। 28वें प्रश्न की ओर चलें तो 28वां प्रश्न कहता है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदना में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह क्या प्रदर्शित करता है?
बताइए क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए पहला ही जेंडर संबंधता बिल्कुल नहीं करता, जेंडर समता तो बिल्कुल नहीं करता, समानता बिल्कुल नहीं करता, रूढ़िवादिता करता है, क्योंकि उसके मन में यह है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। 29वें प्रश्न पर चलते हैं। बाधिता, इम्पेयरमेंट, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक ये है। तो आंसर हो जाएगा आपका बाधिता, इम्पेयरमेंट जो है वो एक सामाजिक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ठीक, आज के हमारे आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर दूं कि अगर आप ऐसे ही और भी एजुकेशनल अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिए, और एक लाइक भी कर दीजिए सो दैट ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेकर आती रहूं। चलिए तो हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये हो गया कथन। इसका कारण देख लेते हैं कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो भाई ये भी सही है एक तरीके से, और ये लगभग इसका कारण भी बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया है। तो धन्यवाद जी, आज के लिए इतना ही, और मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस, और इसका पार्ट 2 यानी कि मैथ्स और ईवीएस के आंसर की भी आपको जल्दी मिलेगी। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।